आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता सिस्टम। देखिए हम जो है जागीर व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अक्ता या इक्ता सिस्टम या प्रणाली। देखिए अक्ता या इक्ता एक अरबी शब्द है जिस एक प्रकार के प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब अक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका जो प्रयोग है प्रशासकीय अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के संबंध में प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दिए जाते हैं, मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मतलब ये भाग, खंड या पोर्शन या हिस्सा। वहीं पर देखिए मुस्लिम शासन में वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए सैनिक और सैनिक अधिकारियों को जो भूखंड दिए जाते थे उसे हम अक्ता या इक्ता कहते हैं। मतलब समझिए आप जो है मतलब ये सैनिक असैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में जो भूखंड दिए जाते थे उसे इक्ता या अक्ता कहते थे। समझ गए होंगे आप जो है। वहीं पर देखिए अक्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अक्ता या मालिक नहीं होता था, केवल उस भूखंड में लगान को उपयोग करना या प्राप्त करने का अधिकारी होता था। मतलब जो है जिस सैनिक असैनिक अधिकारी को इक्ता दी जाती थी वह उसका मालिक नहीं होता था, बल्कि उससे जो लगान है उसको वसूल करना या प्राप्त करने का अधिकारी होता था। अब देखिए सैद्धांतिक रूप से अगर बात करते हैं हम जो है सैद्धांतिक रूप में अक्ता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। यह समय समय पर अक्ताओं को पुनर्वितरण होता था और नियम का पालन करना जरूरी था और अक्ताओं का निरीक्षण भी किया जाता था। वहीं पर देखिए धीरे धीरे अक्ता व्यवस्था में परिवर्तन होता गया और इस प्रथा में यह विशेषता थी कि सुल्तान का मुक्ता पर या इक्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता था, जिसकी वास्तविक रूप से स्वतंत्र स्थिति नहीं थी। वह सेना रखने के बदले वेतन पाता था, यानी इक्तादार को सेना रखनी पड़ती जिसके बदले में उसे वेतन दिया जाता था। अब देखिए है इस प्रकार राज्य द्वारा प्रदत्त भू संपत्ति को अक्ता कहा जाता है, यानी जिस पर जो भी संपत्ति दी जाती उसको अक्ता कहते थे। सामान्यतः इसे भू अधिन्यास का सूचक भी माना जाता था। वास्तव में यह भूमि से प्राप्त राजस्व का अनुदान था, यानी जो भूमि से राजस्व मिलता था, भूमि जो दे दी गई है उससे जो राजस्व प्राप्त होता उसका एक अनुदान था। अब देखिए मतलब जो है इक्ता सिस्टम को जो है आप समझ गए होंगे इक्ता सिस्टम के मतलब क्या लागे क्या था, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, किसके टाइम में क्या क्या परिवर्तन है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए तुर्की विजय के बाद, अब तुर्को विजय के बाद क्या हुआ था, देखिए अब जो है तुर्कों ने साम्राज्य की स्थापना के लिए इक्ता प्रथा को अपनाया था और इक्ता प्रथा ने भारतीय समाज में सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया था। साम्राज्य के दूर दराज हिस्सों को केंद्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया गया। यानी कि मतलब जो है जो दूर दराज इलाके में थे मतलब जो है हमारे मतलब जो है भूखंड थे उनको केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता सिस्टम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इक्ता से जहां एक और तुर्की शासक वर्ग को या तुर्की शासक वर्ग की अर्थलिप्सा थी, यानी आर्थिक पैसे की लिप्सा थी पूर्ति हुई, वहीं पर नए जीते हुए प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ ही राजस्व वसूली की समस्या का भी समाधान हो गया। मतलब इक्ता से क्या हुआ था, अब राजस्व इकट्ठा करने की टेंशन नहीं थी क्योंकि अब जो है इक्तादार ही उस काम को करता था। वहीं पर देखिए भारत में इक्ता व्यवस्था लागू करने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इससे सुल्तान उपज का अधिशेष का एक बड़ा भाग सरलता से प्राप्त कर सकता था। अब देखिए जो है उपज का जो है जिनको दायित्व दिए जाते हैं इक्तादार को वो उसका वसूल करता था और जो सरप्लस बचता था वो शाही खजाने में जमा होता था। वहीं पर देखिए मोहम्मद गोरी की विजय के शीघ्र बाद उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। अब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को
1191 ईस्वी में फांसी ने इक्तादार नियुक्त किया और वहीं पर मलिक नसरुद्दीन अस्तम को कच्छ का प्रदेश का इक्तादार नियुक्त किया या उसको दे दिया। अब इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इक्ता प्रथा वस्तुतः स्थापित हुई। मतलब कहने का समझिए आप जो है, जैसे इल्तुतमिश का राज्यारोपण होता है वहीं दिल्ली के शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इक्ता भी सिस्टमेटिक स्थापित हुई या स्टैब्लिश हुई। वहीं पर देखिए इल्तुतमिश ने संपूर्ण सल्तनत को बड़े और छोटे भूभाग में विभाजित कर दिया या बांट दिया। इस प्रकार की इक्ता दो प्रकार की इक्ता थी, एक छोटी इक्ता, एक बड़ी इक्ता थी। अब बड़ी इक्ता प्रांतीय स्तर पर होती थी, कुछ अमीर वर्ग को दी जाती थी। राजस्व तथा प्रशासकीय दायित्व इनके पदों से जुड़े होते थे, यानी कि प्रांतीय स्तर पर जो अमीर वर्ग को इक्ता दी जाती थी उसके साथ राजस्व रेवेन्यू और प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव ये दायित्व जुड़े होते थे और इन इक्तादारों को मुक्ता कहा जाता था, यानी बड़े इक्तादारों को मुक्ता कहा जाता था। वहीं पर देखिए मतलब जो है, अगर हम बात करते हैं दूसरी जो छोटी इक्ता थी, अब छोटी इक्ता में कुछ गांव भी सम्मिलित करके बनाई जाती थी जिसे छोटी इक्ता कहते थे। मतलब जब कुछ गांव के इकट्ठा कर दिया और किसी को दे दिया, उसमें जो है वो छोटी इक्ता कहलाता था। इसमें सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त सैनिक सवार एकल को वेतन के बदले देता था, यानी कुछ गांव के इकट्ठा करके, जैसे मान लीजिए कुछ सैनिक होते थे जो समय में जो है सवार कल्ब के होते थे, उनको वेतन के रूप में दे दी जाती थी, जो छोटी इक्ता कहलाती थी। अब उन्हें खालसा का अंग माना जाता है, ये छोटी इक्ता को खालसा का एक अंग माना जाता था। इन छोटे इक्तादारों को किसी भी प्रकार के प्रशासकीय आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं दिए जाते थे। अब इन्हें जो है इनके निर्वाह के लिए ही इनको जो है वो कुछ गांव इलाके जो दिए जाते थे वो सब इनके रोजमर्रा अपने खर्चे पूरे करने के लिए होते थे और इन्हें ही इक्तादार कहते थे। फोटो को देखिए, अब देखिए आप वहीं पर देखिए एक हमारे विद्वान हुए हैं बर्नी के अनुसार कहता है इल्तुतमिश के छोटे छोटे 2000 इक्तादार थे और जिनका कोई भी प्रशासकीय उत्तरदायित्व नहीं था। मैंने पहले कहा कि छोटे इक्तादार थे, छोटे सम थे, उनको जो है एक मतलब जो है कोई दे दिए जाते थे, उनको कोई दायित्व सौंपा नहीं जाता। अब देखिए ये तो गुलाम वंश की बात हो रही, वहीं पर देखिए अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश में देखिए आप जो है, यानी खिलजी वंश में इसमें क्या हुआ, अब खिलजी वंश के पहले जो है तक मुक्ताओं ने असैनिक, सैनिक तथा आर्थिक संबंधों में प्रशासकीय अधिकार का पूरा उपभोग किया है। वहीं पर देखिए खिलजी तथा तुगलक शासकों ने इक्ता प्रथा में परिवर्तन किए और प्रमुख परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखने को मिलता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के निजी घुड़सवार सेना को वेतन के बदले इक्ता के रूप में गांव देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब देखिए यहां पर अलाउद्दीन ने क्या इसमें चेंज किया, अलाउद्दीन ने अपने सेनापति जिसे कहते हैं इनको जो है घुड़सवार को जो इक्ता दी जाती थी उनको इक्ता देनी बंद कर दी, उसके समय उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया। वहीं पर खालसा का पूरा राजस्व जमा किया गया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। वहीं पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों मुक्ता और वली को इक्ता प्रदान करने की प्रथा चालू रखी। कहने का मतलब जो छोटी इक्ता थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया और जो बड़े स्तर पर थी उसको चालू रखा। वहीं पर देखिए एक विद्वान हुए हैं मोरलैंड क्या कहते हैं कि मतलब जो है अब इक्ता प्रशासन में सुल्तान की नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ गया। वहीं पर देखिए मतलब जो है गियासुद्दीन तुगलक ने इक्ता के राजस्व में से मुक्ता की व्यक्तिगत आय और उनके अधीन रखे गए सैनिकों के
वेतन के भागों में स्पष्ट विभाजन कर दिया। मतलब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, मतलब एकता का जो राजस्व था उसमें या रेवेन्यू था उसमें मुक्ता के व्यक्तिगत आय और उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन के भागों को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया। वहीं पर जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें क्या, इसमें राजस्व और आर्थिक अधिकारों को सैनिक खर्च भार से अलग रखा गया। मतलब समझिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ, एकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ, इसमें राजस्व और आर्थिक अधिकारों को सैनिक कार्यभार से अलग रखा गया। वहीं पर देखिए हमारे एक इतिहासकार हुए हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता कहते हैं कि एकता में दो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, एक वली उल खराज जो लगान वसूल करता था, दूसरा अमीर जो सैन्य की देखरेख सेना की देखरेख करता था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजस्व संबंधी उत्तरदायित्व मुक्ता और वली से लेकर वली उल खराज को सौंप दिए। किसको? वली उल खराज को सौंप दिए थे। वहीं पर देखिए सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के समय में एकता में जो परिवर्तन हुआ, देखिए जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में एकता पर केंद्रीय नियंत्रण को धीरे धीरे समाप्त करने की शुरुआत कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने एकता के उत्तरदायित्व को मान्यता दे दी, देने के साथ ही मतलब जो है नियुक्ति में भी नियुक्तियों के हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी। फिरोज तुगलक ने पुनः भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया और सैनिकों को भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिया और यह प्रथा वजह कहलाने लगी। मतलब समझिए कि आपके समझिए फिरोज शाह तुगलक ने एकता पर उत्तराधिकारी को मान्यता दी, यानी एकता का जो है। दूसरी बात, साथ ही नियुक्तियों का हस्तांतरण पर रोक लगा दी। वहीं पर फिरोज ने पुनः भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया और सैनिकों को भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिया जाने लगा। इस प्रथा को ही मतलब वजह कहते हैं। वजह किसे कहते हैं? सैनिकों को जो भूमि अनुदान वेतन के रूप में दिया जाता था उसे वजह कहलाते थे। अब देखिए आते हैं हम लोधी के समय में। लोधी सुल्तानों के समय में मुक्ता को वजहदार भी कहा जाने लगा। सियासतनामा के लेखक निजामुद्दीन तुसी कहते हैं मुक्ता का जो कार्य है यह कार्यकाल 3 वर्ष का होना चाहिए। अब देखिए मतलब जो है ये मैं आपके साथ देखिए एक तरह से जो है एकता सिस्टम डिस्कस किया है। बाकी इसमें इतना ही कुछ है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।